नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न जो आज आपके सामने यहां पर दिखाई देगा वो ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इनरिचमेंट मतलब उनको बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ वो कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद है, यही यहां पर पूछा गया है। तो चार ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला है 31B, दूसरा है 43B, तीसरा है 43A और चौथा है 31A। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43B है वही संबंधित है किससे, आपको याद रखना है किससे, सहकारी समितियों के संवर्धन से। यानी कि सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 43B। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो किसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो पूछा गया है किसके बारे में, राजा टोडरमल के बारे में। कौन है राजा टोडरमल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राजा टोडरमल जो है वो भारत में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। तो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था जो भारत में लगभग आज भी उसका काफी कुछ भाग प्रचलित दिखाई देता है, इस व्यवस्था के जनक कौन है, राजा टोडरमल। और ये राजस्व मंत्री थे किसके, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि राजा टोडरमल इनमें से किसके राजस्व मंत्री थे। तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया गया है अकबर। तो ये जो राजा टोडरमल थे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। किसके, अकबर के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिख रहा है, खालिस्तान को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर एक वैज्ञानिक नाम है। अब वो किस चीज का नाम है आपको यही बताना है। यहां पर चार अलग अलग तरह की खेती या पालन, पशुपालन या मछली पालन, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो ये अलग अलग तरह का एक तरह का क्षेत्र है। आपको बताना है कि विटीकल्चर होता क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सब्जियां, फल और फूल उगाने की विधि। तो सब्जियां, फल, फूल और ये जो उगाना होता है, क्या इसको विटीकल्चर कहा जाता है, ये पूछा गया है। दूसरा है मछली पालन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रेशम कीट का पालन और चौथा दिया गया है अंगूर की खेती। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विधि है या कार्य है जिसको हम लोग विज्ञान में विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अंगूर की खेती करना ही क्या कहलाता है, विटीकल्चर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा अंगूर की खेती करना ही क्या कहलाता है, विटीकल्चर। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ या करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं आपके सामने और इसमें पहला नाम है सौम्यजीत घोष, दूसरा नाम दिया है मनिका बत्रा, तीसरा नाम दिया है नीरज चोपड़ा और चौथा नाम दिया है दीपिका कुमारी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दीपिका कुमारी हैं वो तीरंदाजी के क्षेत्र से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से, तीरंदाजी के क्षेत्र से संबंधित जो हमको दिखाई देते हैं, कौन दिखाई देते हैं, आपका नाम है उनका दीपिका कुमारी। वहीं जहां पर इस ऑप्शन में आपको इन सारों ऑप्शन में एक और नाम जो दिखाई दे रहा है नीरज चोपड़ा, आप सभी को पता होगा कि काफ़ी चर्चित नाम है नीरज चोपड़ा। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये भाला फेंक जिसको आप लोग जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले सालों में, तो इसलिए इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न है क्या, तो प्रश्न पूछा गया कि कौन इनमें से तीरंदाजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो वो है कौन, दीपिका कुमारी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारी संस्था जैसे राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड है, तो अगर आप इस तरह के प्रश्न देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, देख के लग रहा होगा कि इस तरह के प्रश्न जो हैं अक्सर एग्जाम में आते हैं। आप कोई एग्जाम देखिए उनमें ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो अगर आपको इनकी एक संपूर्ण तैयारी करनी है तो आपको संस्था में आना चाहिए, देखना चाहिए। और अभी हमारी संस्था के द्वारा हाल ही में नए बैच की घोषणा की गई है और वो नया बैच जो है वो रेलवे, एसएससी और अन्य बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं उनके। तो इसी हफ्ते वो नया बैच शुरू होने वाला है, तो कोशिश करिए जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो प्रश्न बहुत ही सरल है ये भी, और इस तरह के प्रश्न भी आ चुके हैं। चार ऑप्शन है, पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा नाम दिया गया रास बिहारी घोष, तीसरा नाम दिया गया राजा राम मोहन राय और चौथा नाम दिया गया शिशिर कुमार घोष।
ये चारों ही नाम ऐतिहासिक नाम हैं, चारों ही अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। अधिकांश इनमें से जो भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये आधुनिक भारत के नाम हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी दिखाई देते हैं। अगर हम बात कर लें कि जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय इतिहास में है कि इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं राज बिहारी बोस जो नाम दिया गया है ये क्रांतिकारी नेता थे। लाल जैसे गरम दल था तो गरम दल से जुड़े हुए क्रांतिकारी नेता दिखाई देते हैं कौन, राज बिहारी बोस। वहीं पर एक नाम दिखाई दे रहा है राजा राममोहन राय, तो ये जो राजा राममोहन राय हैं इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा गया है, राजा राममोहन राय। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। और चौथा नाम दिया गया शिशिर कुमार बोस, तो ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाई देते हैं। तो ये जो 4 नाम हैं सभी बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं। अब आपको ये पूछा गया कि संवाद कौमुदी, प्रश्न पर ध्यान देना है कि संवाद कौमुदी नामक जो अखबार है, क्या समाचार पत्र, उसकी स्थापना इन चारों में से किस व्यक्तित्व के द्वारा की गई है। तो इस पेपर की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है, तो राजा राममोहन राय, जिनके बारे में मैंने बताया कि उनको क्या बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह। तो ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। त्वेसा मलिक एक भारतीय खालिस्तान खिलाड़ी हैं। तो प्रश्न किसके बारे में है, त्वेसा मलिक के बारे में आपको ये बताना है कि त्वेसा मलिक का संबंध किस खेल से है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गोल्फ, फिर दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है शतरंज और चौथा दिया है गया बास्केटबॉल। तो आपको बताना है कि उनका संबंध किससे है। तो त्वेसा मलिक जो है ये उभरती हुई एक गोल्फ खिलाड़ी है। कौन से खेल की खिलाड़ी हैं, तो गोल्फ से संबंधित संबंध है इनका और उभरती हुई खिलाड़ी हैं, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। तो ये जो प्रश्न है वो इतिहास से संबंधित है, आपको समझ में आ ही गया होगा। और प्रश्न जो है वो इतिहास में प्राचीन काल में मौर्य काल से संबंधित दिखाई दे रहा है। अब ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मौर्य काल के जो शासक रहे हैं उनका कालक्रम पूछा गया कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद, फिर कौन उसके बाद, इस तरह का क्रम पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और बृहद्रथ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मौर्य वंश है उसकी जो स्थापना है, उसका संस्थापक जो है, शुरुआत जहां से होती है वो है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सबसे पहला शासक आपको कौन दिखाई देगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र शासक बनता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक। तो ये 3 क्रम आपको शुरुआत में दिखाई देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कहां पर ऐसा क्रम दिखता है हमको। तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है और उसके बाद तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार क्या है। तो वहां पर देखिए बृहद्रथ से शुरुआत की गई है, चौथे ऑप्शन में देखिए अशोक से शुरुआत की गई है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा क्योंकि शुरुआत यहीं पर सही दी गई है। सबसे पहला कौन है, चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक और फिर आपको कौन दिखाई दे रहा है, बृहद्रथ। तो ये क्रम जो है वही क्रम सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपके लिए, वो होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो ये जो प्रश्न है विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और पूछा गया है कि यहाँ पर जो 4 जानवरों के नाम दिए गए हैं, जीवों के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से भी, स्किन से भी ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है, यही पूछा गया है। देखिए अपनी त्वचा, ठीक है, और उसे क्या करता है, श्वसन। तो पहला ऑप्शन है मोर, फिर मेढक, फिर खरगोश और फिर हिरण। तो इन चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि अपनी त्वचा से श्वसन कर सकता है वो जीव है मेढक। कौन, मेढक इस प्रश्न का सही जवाब है। वो जब जल में रहता है तो अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है और जब जल से बाहर रहता है तो अपने गलफड़ों का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। तो दोनों बातों को याद रखना होगा, ठीक है। तो मेढक ही एक ऐसा जीव है इन 4 जीवों में जो अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, होजे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जलप्रपात और ये आपका जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है। तो भूगोल के प्रश्न भी अक्सर अलग अलग एग्जाम में आते रहते हैं, कई एग्जाम में तो भूगोल के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो और जलप्रपात एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो होजे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में है वही यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जलप्रपात है किस नदी पर। तो होजे नक्कल जलप्रपात आपको दिखाई देता है कावेरी नदी पर। अब कावेरी नदी की बात करें तो ये नदी जो है मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य बहती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये या तो तमिलनाडु में होगा या तो कर्नाटक में होगा। तो देख लेते हैं, महाराष्ट्र है, केरल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसमें कर्नाटक वैसे भी चर्चा में नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, तमिलनाडु। तो होजे नक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर किस राज्य में स्थित दिखाई देता है आपको, तमिलनाडु राज्य पर।
ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये भी प्रश्न जो है वो विज्ञान से ही संबंधित है और पूछा गया है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में पहला है पोटेशियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा सिल्वर, चौथा है आयरन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पोटेशियम। ध्यान रखेंगे कौन है इसका आंसर, पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील है इन 4 ऑप्शन में से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रश्न जो पूछा गया है वो महानदी के बारे में पूछा गया है। महानदी आपको पता है कि एक भारत के प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और जिसका उद्गम आपको दिखाई देता है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम दिखाई देता है और ये छत्तीसगढ़ से होकर के उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। तो बिल्कुल सही है कि यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से ही निकलती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा उड़ीसा में स्थित है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा से में आता है। फिर तीसरा दिया है कि यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। तो बिल्कुल सही है, यह लगभग 860 किलोमीटर के आसपास ही लंबी है। अब चौथा ऑप्शन दिया गया कि यह अरब सागर में गिरती है। तो अभी मैंने बताया ही आपको कि यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ना कि अरब सागर में। तो इसका मतलब है, और प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? ऑप्शन डी कि महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध योजना है भारत सरकार की। तो ये जो प्रश्न है वो योजनाओं से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, करंट अफेयर जैसा प्रश्न है। और पूछा गया है कि आयुष्मान योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक रुपए का मुफ्त इलाज देने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई, भारत सरकार के द्वारा। अब यही पूछा गया कि ये योजना लॉन्च कब हुई है, इसकी घोषणा कब हुई है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2019, दूसरा है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2018 और चौथा ऑप्शन है 2015। तो आपको याद होना चाहिए कि ये योजना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में प्रायोजित की गई है, लॉन्च की गई है। इसको कब लाया गया? 2018 में। और उसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के लगभग समस्त परिवारों को जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको 5 लाख तक रुपए का स्वास्थ्य कवरेज इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा खाली स्थान में पारित किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो प्रश्न है वो एक सामान्य प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, या साथ ही साथ आप इसमें संविधान का भी कुछ महत्व देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, वो संसद के द्वारा कब स्थापित किया गया, यही पूछा गया। देखिए संसद द्वारा कब इसके लिए अधिनियम पारित किया गया। तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1965 है, दूसरा 1971, तीसरा 1948 और चौथा ऑप्शन दिया गया 1956। तो याद रखेंगे कि LIC के लिए जो अधिनियम सरकार के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था वो था 1956 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1956। कब? 1956 ही वो समय है जब ये अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो प्रश्न जो है वो 44वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ पूछा गया है। कौन सा? तो जो 44वें नंबर का संविधान संशोधन है और ये कब आया था? 1978 में। तो दोनों ही बातें अपने आप में प्रश्न से ही कुछ बातें आपके लिए फैक्ट के रूप में दिखाई देती हैं। तो कई बार हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न होता है उससे ही कई बातें हमको जानने को मिल जाती हैं। तो एक बात तो आपको यही जानने को मिल रही है कि भारत में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो कब लाया गया था? 1978 में। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब लाया गया, तो 1978 में। अब ये पूछा गया कि जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1978 में, उसमें इन चारों में से कौन सी बात को शामिल नहीं किया है, मतलब ये इन चारों पॉइंट्स में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है संपत्ति का अधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया है शोषण के खिलाफ अधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है धर्म का अधिकार। तो हम नीचे से शुरू करते हैं कि जैसे धर्म का अधिकार, तो धर्म का अधिकार आपको है और इसके बारे में पहले से संविधान में चर्चा है। तो ये इसके बारे में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कोई भी ऐसी चर्चा अलग से नहीं की गई है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है ऑप्शन सी जो है, उसमें लिखा है कि समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत शुरुआत से ही है। तो 78 में इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, न तो हटाया गया न तो जोड़ा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर ऑप्शन बी देख लेते हैं, उसमें लिखा है शोषण के खिलाफ अधिकार। तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो भी मौलिक अधिकारों के तहत आपको मिला हुआ है।
और 78 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें भी किसी तरह की कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब आते हैं ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए जो है वो ही इस प्रश्न का उत्तर है, आपको ये पता होना चाहिए, और वो है क्या, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें क्या है कि पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 1978 के संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संसद ने हटा दिया है। तो प्रश्न बहुत सरल सा, एक बार उसको मैं और अपने सरल शब्दों में आपके सामने रख देता हूं कि भारतीय संसद द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, और उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संसद ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल करके एक विधिक अधिकार के रूप में लोगों को दे दिया है, और इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद 300 का निर्धारित कर दिया। तो अनुच्छेद 300 का जो है वहां पर शामिल कर दिया गया किसको, संपत्ति के अधिकार को, और ये अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि प्रारंभ में जब संविधान बना था तो ये संविधान के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा था। संपत्ति का अधिकार भी आपका एक प्रकार का मौलिक अधिकार ही हुआ करता था, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, और अब इसे एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है, और उसको संविधान के 300 का नामक अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया है। तो ये सारी ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, कि संपत्ति का अधिकार अब आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है, यही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान ज्ञात्रिक या ज्ञात्रिका क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है, यह इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और पूछा जा रहा है कि ये जो 4 नाम आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा नाम या व्यक्तित्व है जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं। पहला नाम है गौतम बुद्ध, दूसरा नाम है ऋषभनाथ, तीसरा नाम है पार्श्वनाथ, और चौथा नाम है वर्धमान महावीर। तो ये सभी जो हैं अलग अलग धर्मों के संत हैं और धार्मिक नेतृत्व करता है। जैसे अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगर हम बात करें ऋषभनाथ की तो इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वहीं पर दिया गया पार्श्वनाथ, तो इन्हें जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर माना जाता है। और अब आप सबको पता होना चाहिए कि इनका जो निर्वाण स्थल है अभी काफ़ी चर्चा में था हाल ही फिलहाल में, पिछले हफ्तों तक, क्योंकि इनका जो निर्वाण स्थल है पारसनाथ पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में आती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अभी करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ध्यान में रखना चाहिए आपको कि झारखंड जिले राज्य का जो गिरिडीह जिला है वहाँ पर पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं, जो कि छोटा नागपुर पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। और इसी पहाड़ी पर ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ या पारसनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो ये पहाड़ी जो है, जिसको झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा था, उसके विरोध में काफ़ी हंगामा हुआ था। तो ये सारी बातें अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, जिसके चलते सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है और अब इसको केवल एक तीर्थ स्थल का ही दर्जा मिला रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो वो ये पार्श्वनाथ जो है उन्हीं से जुड़ा हुआ वो स्थल है। तो पारसनाथ पहाड़ियाँ, पार्श्वनाथ या पारसनाथ पहाड़ियाँ, तो ये दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। और चौथा नाम दिया गया है यहाँ पर वर्धमान महावीर। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों नामों से, और वर्धमान महावीर के बारे में भी आपको पता ही होगा कि ये जो है 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के ये जो जैन धर्म है तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो हैं ही, साथ ही साथ मुख्य संस्थापक भी हम इनको मानते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा व्यक्ति है जो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित दिखाई देता है। तो ज्ञात्रिक कुल या ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से जो संबंधित यहाँ पे 4 नामों हैं, उनमें से कौन है वो वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर ज्ञात्रिक वंश या ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे और इनके पिता इस वंश के या इस क्षेत्र के इनके जो वंश है उसके प्रमुख हुआ करते थे। तो आपके लिए बस प्रश्न में ये इंपॉर्टेंट बात है कि वर्धमान महावीर स्वामी जो हैं उनका अपना गोत्र या वंश क्या था। तो उनका गोत्र या वंश क्या दिखाई देता है, ज्ञात्रिक। यही आपका प्रश्न और यही इसका उत्तर है, क्या, वर्धमान महावीर। तो ये जो आज हमने यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने बहुत सारे प्रश्न अलग अलग रखे हैं, जिनमें से कुछ इतिहास, कुछ संविधान, कुछ खेल, कुछ करंट अफेयर, कुछ विज्ञान के प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स में आपके लिए आते रहते हैं और उपयोगी होते हैं। ये ऐसे ही प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं या आ सकते हैं। तो इनको कोशिश करें कि आप इन पर नज़र बनाए रखें, और अगर आपको इन पर और गहराई से जानकारी लेनी है, जो भी आज हमने यहाँ पे चर्चा की है, तो हमारी संस्थान में नियमित रूप से क्लासेस इसके बारे में चलती रहती हैं, सभी विषयों के बारे में। तो आपको वहाँ पर नियमित कक्षाओं को ज्वाइन करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।